नमस्कार साथियों, अध्ययनम में आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ तथा सुरक्षित होंगे। आज हम बाल विकास तथा शिक्षा शास्त्र पर एक सीरीज आरंभ करने जा रहे हैं। इस सीरीज में शिक्षक पात्रता परीक्षा का पूरा सिलेबस कवर होगा। यह सीरीज छोटे छोटे लेक्चरों से बनी होगी, जिसकी अवधि 10 से 15 मिनट की होगी। इन लेक्चर्स में MCQ तथा बाल विकास से संबंधित सिद्धांतों तथा शिक्षा शास्त्र से संबंधित सिद्धांतों की चर्चा की जाएगी। तो यदि आप लोग चाहते हैं कि इन लेक्चर्स की जानकारी आप लोगों तक सही समय पर पहुंचे, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और यदि आपको हमारे प्रयास अच्छे लगे हों तो लेक्चर्स को लाइक करिए तथा अपने दोस्तों में शेयर करिए। बाल विकास का पहला टॉपिक है बाल विकास की अवधारणा तथा अधिगम से इसका संबंध। तो चलिए देखते हैं क्या है। पहले हम बाल विकास की परिभाषा पढ़ेंगे, उसके बाद बाल विकास का अधिगम से क्या संबंध है उसके बारे में जानेंगे। तो बाल विकास की एक कॉमन तथा पॉपुलर परिभाषा है कि गर्भावस्था से लेकर मृत्यु पर्यंत तक, गर्भावस्था से लेकर मृत्यु पर्यंत तक बालक में होने वाले सतत विकास को बाल विकास कहते हैं। यह बाल विकास हमेशा गतिशील रहता है, कभी रुकता नहीं है। मतलब यहाँ पर हमने 3 शब्द देखे सुने। पहला है गर्भावस्था से लेकर, दूसरा है सतत तथा तीसरा है मृत्यु पर्यंत। अब इस पहली परिभाषा से ही हमारे 3 क्वेश्चन बन जाते हैं। पहला क्वेश्चन कि बाल विकास का आरंभ कब से होता है, तो ऑप्शन पूछ देता है कि जन्म से, कि 2 वर्षों से, कि 3 वर्षों से, कि गर्भावस्था से। तो हमारा आंसर क्या रहेगा कि गर्भावस्था से। और दूसरा क्वेश्चन क्या रहता है कि बाल विकास कब तक चलता रहता है, तो इसका भी हमें आंसर मिल गया कि कहाँ तक, मृत्यु पर्यंत तक चलता रहता है। और एक और क्या कि बाल विकास एक प्रक्रिया है, तो उसमें हमको बोलना है क्या, सतत प्रक्रिया है। ठीक है। तो एक और यहाँ पे जो सबसे बड़ी कंफ्यूजन रहती है कि जो क्वेश्चन आता है उसमें पूछता है बालक का बाल विकास कब तक चलता रहता है। ठीक है। तो यदि यहाँ पूछ देता है बालक का, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार बालक का है तो ज़्यादा से ज़्यादा 12 वर्षों तक होगा या 13 वर्षों तक होगा, या फिर बाल्यावस्था तक होगा या किशोरावस्था तक होगा। लेकिन यह बाल विकास हमेशा चलता है। यदि किसी अंकल का, किसी दादा का भी व्यक्तित्व में कोई विकास हो रहा है तो वो भी उनके बाल विकास के अंतर्गत आएगा। इस सभी अवस्थाओं में जो भी विकास हो रहा है जन्म से लेकर मृत्यु तक, वो बाल विकास के अंतर्गत ही आएगा। अब आगे हम विभिन्न अवस्थाएं पढ़ेंगे कि कौन सी अवस्था में क्या विशेषताएं रहती हैं, वहाँ पे शिक्षा के क्या स्वरूप रहना चाहिए। बाल विकास की परिभाषा हम समझ चुके हैं कि गर्भावस्था से मृत्यु पर्यंत तक है। अब जो मनोवैज्ञानिक हुए हैं इनके अनुसार भी बाल विकास की हम परिभाषा देख लें तो डार्विन ने क्या कहा है बाल विकास के संदर्भ में कि बाल विकास व्यवहारों का वह विज्ञान है जो बालक के व्यवहार का अध्ययन गर्भावस्था से मृत्यु पर्यंत तक करता है। यहाँ भी इनने जोर काय पे दिया है गर्भावस्था से, मतलब बालक का विकास कहाँ से आरंभ हो गया, गर्भावस्था से मृत्यु पर्यंत तक चलता है। ठीक है। अगला है हरलॉक के अनुसार बाल विकास मनोविज्ञान की वह शाखा है जो गर्भाधान से लेकर मृत्यु पर्यंत तक होने वाले मनुष्य के विकास की विभिन्न अवस्थाओं में होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन करता है। तो ये हरलॉक के अनुसार परिभाषा हो गई। क्रो ने क्या बोला है, बाल विकास वह विज्ञान है जो बालक के व्यवहार का अध्ययन गर्भावस्था से मृत्यु पर्यंत तक करता है। अब कोई से भी इनमें से स्टेटमेंट पूछे जा सकते हैं कि स्टेटमेंट लिख दिए जाएंगे, फिर 2-3 दार्शनिकों के नाम लिख दिए जाएंगे। आपको सही दार्शनिक का नाम चूज करना है, सही उत्तर लगाना है। इसलिए ज़रूरी है कि आप लोगों को ये सारे के सारे याद होने चाहिए। बाल विकास में यही इम्पोर्टेंट है। तो आगे बढ़ते हैं। जो विभिन्न अवस्थाएं हमने देखी हैं बाल विकास की, क्या है वो। पहली है शैशवावस्था। इसको हमने डिवाइड किया है जन्म से 6 वर्ष तक। ये हमने नहीं डिवाइड किया, मतलब ये एक कॉमन रूप निकल कर आया है। अभी हम आगे जब पढ़ेंगे तो विभिन्न दार्शनिक जो हैं वो अपनी अपनी परिभाषाएं देंगे। बाल्यावस्था कहाँ से कहाँ तक है, 6 वर्ष से 12 वर्ष तक। किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष तक। और वयस्क अवस्था है 18 वर्ष से मृत्यु पर्यंत तक। तो अब इनके सबके अलग अलग सबके बारे में पढ़ेंगे हम कि इसमें बालक की क्या विशेषताएं रहती हैं, कौन कौन से उनमें लक्षण पाए जाते हैं किस अवस्था में। शुरुआत करते हैं शैशवावस्था से। शैशवावस्था को हमने अध्ययन की दृष्टि से 2 भागों में बांट लिया है, जन्म से 3 वर्ष और दूसरा 3 वर्ष से 6 वर्ष। तो ये हमारा बालक जन्म से 3 वर्ष तक का बालक है। ठीक है। इसमें देखते हैं क्या क्या परिवर्तन हुए हैं। सबसे ज़्यादा हुआ है इसकी भार और लंबाई में परिवर्तन। जन्म से 3 वर्ष तक बच्चे की भार तथा लंबाई में परिवर्तन होता है और 3 वर्ष के उपरांत आंतरिक अंग तथा इंद्रियां तथा मांसपेशियां विकसित होती हैं। अब देखते हैं शैशवावस्था में सामान्य लक्षण क्या रहते हैं बच्चों के। तो पहला होता है, सबसे ही इम्पोर्टेंट रहता है अनुसरण। बालक क्या करता है कि वह अपने माता पिता भाई बहनों को
देखता है कि जो काम वो कर रहे हैं उनका अनुसरण करने की कोशिश करता है। हमने देखा होगा कि हमारे घर के जो छोटे छोटे बच्चे रहते हैं वो बड़ों का देखकर वही कार्य करते हैं, वही कार्य करने की कोशिश करते हैं जो हमारे घर के बड़े करते हैं। ठीक है, अगला है सही गलत का उचित चुनाव। ठीक है, उनको ये पता नहीं रहता कि जो हम कर रहे हैं कि सही है कि गलत है, वो सिर्फ वही कार्य करते हैं जिनको उसमें आनंद मिलता है। आनंद की प्राप्ति जिस कार्य से होती है वही कार्य वो करते हैं, वो ये नहीं सोचते कि ये कार्य सही है कि गलत है। तो निश्चित तौर पर ये हो जाएगा कि उसमें नैतिक पक्ष का अभाव होगा, है ना, कि जब उसको सही गलत का भी अंदाजा नहीं है तो नैतिकता अनैतिकता उसकी बस की बात नहीं, उसको नहीं समझ में आता कौन सी नैतिकता है। और अगला क्या है, सामाजिकरण। इसी उम्र में बच्चा क्या होता है, सामूहिक रूप से खेलना पसंद करने लगता है खेलों के साथ, और सामूहिक रूप से जब बच्चा खेलता है तो उसमें सामाजिकरण की भावना विकसित होती है, साझेदारी की भावना भी विकसित होती है इसी दौरान बच्चे में, कि वह अपनी वस्तुएं, अपने चीज़ें अपने छोटे भाई बहनों के साथ शेयर करने लगता है। ठीक है, अगला है वो कार्य जिसमें इसका हम पढ़ ही चुके हैं कि जो जिस कार्य में बच्चे को आनंद आता है वही कार्य करने लगता है। ठीक, सबसे इम्पोर्टेंट परिभाषा जो गेसल ने दी है, इसको हमें याद रखना है कि बालक प्रथम के 6 वर्षों में जितना सीखता है वो 12 वर्षों से दूना सीखता है। ठीक है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको आप पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा, याद रख लीजिएगा। अब हमने शैशवावस्था के सारे गुण पढ़ लिए हैं कि कौन कौन से लक्षण होते हैं शैशवावस्था में, तो इसी को आधार बनाकर हम देखते हैं कि शैशवावस्था में शिक्षा का स्वरूप क्या होना चाहिए। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या है शिक्षा का स्वरूप। बालक क्या होता है कि बालक का मन बहुत चंचल होता है। ठीक है, वह जब पढ़ रहा होता है तो मान लीजिए कोई ऐसे वातावरण में पढ़ रहा है कि जहाँ शोरगुल है। ठीक है, तो मान लीजिए वहाँ एक बस निकली, ठीक, बस हॉर्न बजाते हुए निकली, बालक अपना पढ़ रहा है कोई चीज़, बस वहाँ से हॉर्न बजाते हुए निकली, तो बालक का पूरा दिमाग कहाँ पे चला जाएगा, बस पे चला जाएगा, उसके हॉर्न पे चला जाएगा। फिर जो पढ़ रहा है उसको पढ़ने से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, या तो फिर उसको बस देखनी है या फिर उस बस को चाहिए उसको। ठीक है, इसलिए बच्चों को जो माहौल मिलना चाहिए वो शांत माहौल मिलना चाहिए। ठीक, खेलों के माध्यम से आजकल हम देख रहे हैं कि प्ले स्कूल का चलन बढ़ रहा है, तो इसी के कारण है क्योंकि बच्चों को खेलों के माध्यम से कोई भी लेसन आसानी से सिखाया जा सकता है। ठीक, ऐसे पाठ्यक्रम ऐसा होना चाहिए ताकि वो बच्चे अपनी भावनाएं व्यक्त कर पाएँ, विषय वस्तु सचित्र प्रस्तुति होनी चाहिए। देखते हैं हम लोग कि जो हमारी कक्षा 1, कक्षा 2, कक्षा 3 की किताबें रहती हैं उसमें यदि छोटा बड़ा का खा का भी पढ़ाया जाता है, तो यदि आप बोलते हैं आ से अनार बोलते हैं तो अनार का एक यहाँ पर चित्र बना दिया जाता है, आ से आम बोलते हैं तो यहाँ एक आम का चित्र बना दिया जाता है। तो उन चित्रों के माध्यम से वो आसानी से इन चीज़ों को समझ सकने में समर्थ हो जाता है। ठीक, अब स्ट्रेंग के अनुसार परिभाषा हमें पढ़नी है, इंपॉर्टेंट है। शिशु अपने एवं अपने संसार के बारे में खेलों के माध्यम से सीखता है। ठीक, इस परिभाषा को याद रख लीजिए, जो भी आपको लगे याद रहनी चाहिए बस आपको। और क्रो एंड क्रो ने क्या बोला है, 5 वर्ष का शिशु कहानी सुनते समय उससे संबंधित चित्रों को पुस्तकों में देखना पसंद करता है। तो कहानियाँ, ऐसी किताबें जो रहती हैं उनमें जो कहानियाँ भी रहती हैं उस पर ही हर स्टेप को चित्रों के माध्यम से भी प्रदर्शित किया जाता है ताकि बच्चा उसको अच्छी तरीके से समझ ले। तो ये हो गई हमारी शैशवावस्था। अब आगे चलते हैं। 6 वर्षों से 12 वर्ष तक का बालक जो रहता है वो बाल्यावस्था के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो अभी तक क्या होता था, जब बच्चा शैशवावस्था में रहता था तो अपने माता पिता से, अपने बड़े बुजुर्गों से छोटे छोटे से सवाल पूछता था कि यह क्या है, ये कैसे है, बस इतना ही तक उसके सारे सवाल सीमित रहते थे। लेकिन जैसे ही वो बाल्यावस्था में पहुंचता है तो उसके सवाल बढ़ जाते हैं। वह पूछता है अच्छा ये क्या है, फिर क्यों है, फिर कैसे है, मतलब उसकी क्या हो गई, तार्किक शक्ति बढ़ गई, उसकी जिज्ञासा भी बढ़ गई और तार्किक शक्ति भी बढ़ गई। जैसे शैशवावस्था में बालक ने पूछा कि पिताजी, हवाई जहाज को देखकर पूछा कि वो क्या है, तो पिताजी बता देते थे कि हवाई जहाज है। ठीक है, तो उसका सवाल वहीं पर ख़त्म हो गया। लेकिन अब क्या हुआ, जब वह बालक बाल्यावस्था में पहुंच गया तो फिर पूछे कि अच्छा हवाई जहाज है तो उड़ क्यों रही है, तो उसका कारण बताना पड़ेगा। फिर पिताजी ने मान लीजिए बता भी दिया कि इस तरीके से उड़ रही है, इस कारण से उड़ रही है, तो बोले क्यों उड़ रही है, वो चल क्यों नहीं रही है। तो ऐसी मतलब क्या सिद्ध करता है कि उसकी जिज्ञासा बढ़ रही है ना, और वो तर्क करने लगा है चीज़ों पे। ठीक है, तो इस में और क्या विशेषताएं होती हैं इस अवस्था में। पहली है प्रबल जिज्ञासा, वही जो अपन अभी बात कर चुके हैं, उसकी प्रबल जिज्ञासा होती है चीज़ों को जानने की, चीज़ों की जिस चीज़ के संपर्क में आता है उसके बारे में उसको जानकारी चाहिए।
ठीक है। दूसरा है वास्तविक जगत में प्रवेश। अभी तक क्या होता था कि हम बच्चों को काल्पनिक कहानी सुनाते रहते थे, ठीक है। जैसे मान लो कि बादल, बच्चा शैशवावस्था में है, ठीक, बादल में बिजली कड़की, उसने पूछा पिताजी से या दादाजी से अपने कि दादाजी क्या हुआ, ठीक है। तो दादाजी बोल देते थे, यदि उनको पूरी जानकारी नहीं रहती थी तो बोल देते थे कि इंद्रदेव ने अपना वज्र फेंका है, ठीक। तो बच्चे के दिमाग में वो कल्पना बैठ गई कि इंद्रदेव ने वज्र फेंक दिया है, इसी वजह से बिजली कड़की है। अब देखो, अब बाल्यावस्था में बच्चा पहुंच चुका है ना। बाल्यावस्था में पहुंच चुका मतलब थोड़ी मोड़ी साइंस पढ़ चुका है, उसको स्कूल में बताया जा चुका है कि बादल जब एक दूसरे से टकराते हैं तो बिजली उत्पन्न होती है, ठीक है। पहले तो कल्पना में था कि अरे तो इंद्रदेव वज्र फेंक रहे हैं, लेकिन अब क्या था कि अब उसको पता चल चुका है कि जो बिजली कड़क रही है वो बादलों के टकराने के कारण बिजली दिखाई दे रही है, ठीक है। तो मतलब उसने वास्तविक जगत में प्रवेश कर लिया है, ठीक है। तो अब अगला क्या है कि अगला है रुचियों में परिवर्तन। बालक की इस अवस्था में बहुत रुचियाँ परिवर्तित होती हैं, घूमने की प्रवृत्ति बढ़ जाती है बच्चे की, सामूहिक खेलों के प्रति रुचि बढ़ जाती है, संग्रह करने की रुचि बढ़ जाती है। ये चीज़ हमने भी देखी होगी कि छोटे छोटे बालक जो रहते हैं 6 से 12 वर्ष के इस अवधि के जो बालक हैं वो चीज़ें इकट्ठी करने रहते हैं। एक पहले लोग कंचे इकट्ठे करते थे, अब नट बोल्ट बालक ये सब इकट्ठे करते रहते हैं। लड़कियां क्या गुड़ियां टॉयज वगैरह इकट्ठा करती रहती हैं, ठीक है। तो ये संग्रह करने की प्रवृत्ति इस अवस्था में बढ़ जाती है। रचनात्मकता इस तरीके से देख सकते हैं कि मान लीजिए कोई रेत का एक ढेर पड़ा हुआ है, तो बच्चा वहां जाएगा और घर बनाने की कोशिश कर, विभिन्न प्रकार की आकृतियां बनाने की कोशिश करेगा, तो उसकी रचनात्मकता प्रदर्शित करता है। और जैसा भी जहां भी बालक को मौका मिलेगा वो अपनी रचनात्मकता दिखाने लगता है, ठीक है। तो इसका भी असर पड़ता है। रॉस ने बाल्यावस्था को मिथ्या परिपक्वता कहा है, ठीक है। क्या बोला है? रॉस ने बाल्यावस्था को मिथ्या परिपक्वता का काल कहा है। अब मिथ्या परिपक्वता क्या है? अब इसके शब्द से ही हमें पढ़ रहा है कि मिथ्या परिपक्वता मतलब बालक, इस अवस्था में बालक को ये लगने लगता है कि वह परिपक्व हो चुका है। जैसे कि मान लो बालक ने पिताजी को दाढ़ी बनाते हुए देखा, ठीक है। अब जब घर में कोई नहीं है तो क्या करेगा? वो दाढ़ी खुद ही बनाने लगेगा और गालों को इधर उधर से काट लेगा। लड़कियां क्या करेंगी कि मम्मी या बहनों को उनने जब अपनी आईब्रो बनाते हुए देखा होगा तो वो अकेले में खुद ही बनाने का प्रयास करेंगी। तो इसी दौरान या तो पूरी की पूरी आईब्रो उड़ा लेंगी वो, या फिर उनकी आकार बिगाड़ लेंगी, ठीक है। तो ये मिथ्या परिपक्वता है कि उनको लग तो रहा है कि हम परिपक्व हो गए हैं, बट वो वास्तविकता में ऐसा है नहीं है, ठीक है। और तो क्या बोला है रॉस ने इसके संदर्भ में कि शारीरिक और मानसिक स्थिरता बाल्यावस्था की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। चलिए, अब बाल्यावस्था के हमने सारे लक्षण देख लिए हैं, तो अब देखते हैं कि बाल्यावस्था में शिक्षा का स्वरूप क्या होना चाहिए। सबसे पहला है रचनात्मक पाठ्यक्रम। जो भी हमने देखा है कि बच्चा समय रचनात्मक हो जाता है तो उसकी रचनात्मकता को संतुष्ट करने के लिए पाठ्यक्रम में ऐसी चीज़ें शामिल की जानी चाहिए। जिज्ञासाओं का पूर्ण रूप से समाधान होना चाहिए बच्चे की, ठीक है। बच्चे इस अवस्था में बच्चों को कठोर अनुशासन में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि यदि बच्चे को कठोर अनुशासन में रखा जाएगा तो वो उसके अंदर जो इच्छाएं उठ रही हैं उनको दमन करने का प्रयास करेगा, वो व्यक्त करने की कोशिश नहीं करेगा, ठीक है। अगला है, इस अवस्था में चित्रकला, सुलेख, अंकगणित आदि का इन सब का आधारभूत ज्ञान करवाना चाहिए बच्चों को। अब स्ट्रैंग ने क्या बोला है इस संदर्भ में शिक्षा के स्वरूप के अंतर्गत कि इस अवस्था में बालकों को भाषा में बहुत रुचि होती है, ठीक है। ये बात सही है, भाषा में बहुत रुचि होती है बच्चों की इस अवस्था में, तो उनको भाषा के विकास में विभिन्न प्रकार की भाषाओं को सीखने में सहयोग करना चाहिए। अब अगला है कोल और ब्रूस के अनुसार संवेगात्मक विकास का अनोखा काल माना गया है। यह विकास तभी संभव है जब बालक के संवेगों का दमन ना किया जाए, ठीक है। यही बात हो गई अपनी कि उनको अनुशासन, ऐसा कठोर अनुशासन नहीं देना चाहिए ताकि वो अपने संवेगों का दमन करने लगें, ठीक, क्योंकि ऐसा करने से उनके अंदर हीन भावना ग्रंथियों का निर्माण हो जाता है, ठीक। तो क्रो एंड ब्रूस के अनुसार भी आप कोल एंड ब्रूस के अनुसार की परिभाषा जो है इसको भी आपको याद कर लेना है, ठीक है। अगली है कोलेस्निक के अनुसार। तो कोलेस्निक क्या कहा है कि सामूहिक खेल और शारीरिक व्यायाम को विद्यालय के पाठ्यक्रम का अंग होना चाहिए। ये बात भी बिल्कुल सही है कि क्योंकि सामूहिक खेलों से क्या होता है, सामाजिकता का विकास होता है बच्चे में, ठीक है। तो इसके लिए बच्चों को, विद्यार्थियों के पाठ्यक्रम में इसको शामिल किया जाना चाहिए। तो ये है हमारा आज के लेसन को यहीं ख़त्म करते हैं, ठीक है। इसके बाद जो आगे की अवस्थाएं हैं, जो भी हमारे सिलेबस में जो भी पॉइंट्स हैं उसके आधार पर आगे बढ़ेंगे। अब इसके बाद एक और आपको सूचना देनी है हमें आपको कि हमारी एक वेबसाइट है
अध्ययनम.in। अब इस वेबसाइट में आपको मिलेगा क्या क्या, ये भी देख लीजिए। इसमें पहली बात तो सारे MPPSC, व्यापम, UPSC संबंधित स्टडी मटेरियल मिलेगा। अभी हमने व्यापम ग्रेड 3 के लिए इसमें टेस्ट सीरीज आरंभ की है जो कि 25 रुपये में 25 टेस्ट उपलब्ध करा रहे हैं। ठीक है, अब इनमें टेस्टों की संख्या हम और भी बढ़ाएंगे, बट उनकी प्राइस क्या रहेगी, 25 रुपये ही रहेगी। तो आप अपनी तैयारी को और निखारने के लिए इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करें और देखें कि आपने कितना पढ़ा है, कितनी चीज़ें आपसे आती हैं, कितनी चीज़ें आपसे छूट रही हैं। टेस्ट जो होते हैं वो अपनी तैयारी को परखने का सबसे अच्छा माध्यम होते हैं, इसलिए टेस्ट दें और अपनी तैयारी को परखें। चलिए, आज के लिए इतना काफ़ी है। अब अगले लेक्चर में हम मिलेंगे। तो घर पे रहिए, घर पे पढ़िए तथा स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।